हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, इकोलॉजी के एम्स एंड स्कोप के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। हम बात करेंगे कि पारिस्थितिक शब्द का परिभाषा क्या है। तो जनरली पहले समझ लेते हैं, सजीवों का अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। इन संबंधों को वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी कहा है, इकोलॉजी कहा है। तो दोस्तों, सजीव जो होते हैं अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक संबंध बनाए रहते हैं और इन्हीं के परस्पर अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बेसिकली हम लोग जब बात करें तो इसमें जो है दो चीज़ आता है। पहला हमारा आता है जैविक घटक। दोस्तों, समस्त जीव समुदाय हमारा क्या कहलाता है, जैविक घटक कहलाता है। दूसरा होता है अजैविक घटक, जिसमें हमारे पर्यावरण पर विद्यमान सभी तत्व आते हैं, जैसे कि ताप, दाब, है ना, टेम्परेचर। ये सभी जो है हमारे क्या होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। दोनों की क्रियाएं परस्पर अंतः क्रियाएं होती है, इन्हीं के अध्ययन को ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको दो शाखा में बांट दिया गया है। पहला है प्लांट इकोलॉजी। जब हम इकोलॉजी को पौधे के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। जब एनिमल के अंतर्गत पढ़ते हैं तो यही हमारा एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पारिस्थितिक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, ये जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका दो अर्थ निकलता है इस पर। पहला हमारा इको और दूसरा है लॉजी, इको प्लस लॉजी। तो इको का शाब्दिक अर्थ होता है ओइकस, दूसरा होता है लॉगस। इको का शाब्दिक अर्थ होता है हाउस और लॉगस का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है पौधों एवं जंतुओं के निवास अथवा पर्यावरण का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर जो है पारिस्थितिकी को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। उनमें से निम्न वैज्ञानिकों ने निम्न तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहला है अर्नेस्ट हीकल। दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो है इकोलॉजी जो है इन्होंने दिया था। तो इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम जो अर्नेस्ट हीकल ने दिया था और उन्होंने कहा कि जीवों व उसके वातावरण जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही हम लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो ये था अर्नेस्ट हीकल जिन्होंने कहा था। दूसरा वैज्ञानिक है ओडम, ये भी इकोलॉजी का प्रमुख जो है वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो ये ओडम के अनुसार। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है रामदेव मिश्रा ने इसको दिया है। रामदेव मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजी का फादर कहा जाता है उसको। इन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी एक रूप कार्य तथा कारकों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इकोलॉजी के फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर की अंतःक्रिया को ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो ये था दोस्तों आर मिश्रा ने कहा। इसी प्रकार जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी की कार्य क्षेत्र क्या है। तो स्कोप ऑफ इकोलॉजी हम देखते हैं कि जीव विज्ञान में जीव जो है आकारिकी, कार्यकी, अनुवांशिक, जीव विज्ञान, विकास, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, सभी जो है सभी शाखाओं में इनका अंतः संबंध पाया जाता है। इन संबंधों का समस्त अध्ययन जो है इकोलॉजी में किया जाता है। तो यही इसका यूज़ है। अब देखते हैं कि वर्गीकरण में इसका क्या यूज़ है, स्कोप इन द क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, कई प्रकार के जीव हैं, उसके कार्य, उसके संरचना, उसके आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये जो है इकोलॉजी के थ्रू ही संभव हो पाता है। तो इसका यूज जो है हमारा क्लासिफिकेशन में किया जाता है, क्योंकि इकोलॉजी ही क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार होता है। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है जैविक क्षेत्र या बायोलॉजिकल स्कोप। इसमें हम देखते हैं कि जीव आपस में समुदायों में रहते हैं और इन समुदायों के बीच में परस्पर जो है अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। प्रत्येक जीव दूसरे समुदाय की जीवों पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं और उन प्रभावों का अपना जो है जैविक महत्व होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, सभी जीवों का विकास जो है एक क्रमिक रूप से होता है और यह विकास जो है क्रम के साथ साथ परिवर्तन भी लाता है।
और यह परिवर्तन जो है अपने वातावरण के कारण होता है। और इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन जो है हम लोग आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा इकोलॉजी होता है, जितना भी हमारे पर्यावरण होता है, उन सभी में उसका जो है प्रभाव का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार एक जीवों में विकास हुआ है, इन सभी का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हमारा इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस जो है जेनेटिक्स में भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा जियोग्राफिकल स्कोप। भौगोलिक क्षेत्र में कई ऐसे जाति विशेष जीव होते हैं जो कि उस क्षेत्र पर निश्चित रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर प्रायः कंगारू पाया जाता है, उस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। यहाँ पर इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो उस भौगोलिक क्षेत्र के उस जो है जियोग्राफिकल रीजन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर कंगारू जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये हमारे दूसरे देशों में बहुत कम या नहीं के समान पाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की क्लाइमेट उसके लिए फेवरेबल है। दूसरे उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि पोलर बियर, वो जो है बर्फ़ में जो है सफ़ेद पाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों या जंगलों में प्रायः वह काले रंग में पाए जाते हैं। तो ये भौगोलिक क्षेत्रों के अध्ययन में भी जो है इकोलॉजी का जो है उपयोग है। अगला स्लाइड देखते हैं हमारा। किसी समुदाय की जनसंख्या वहाँ पर उपस्थित जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर उसमें जो है इमिग्रेशन की क्रिया होती है, अगर कोई बाहरी जीव किसी समुदाय पर प्रवेश करती है, तो वहाँ पर सामान्य रूप से देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब वहाँ का समुदाय से ये कहीं दूसरी जगह चला जाए, इमिग्रेशन कर लिया जाए, तो यहाँ की जनसंख्या जो है कम हो जाएगी। साथ ही किसी समुदाय में अगर वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा हो, अगर वहाँ जन्म दर ज़्यादा हो, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या अधिक हो, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। जबकि उसी समुदाय में यदि जो है मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर अधिक हो, तो वहाँ के समुदाय जो है, वहाँ के समुदायों की संख्या जो है कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है जनसंख्या गतिकी क्षेत्र में भी इकोलॉजी का उपयोग है। आगे हम लोग स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इकोलॉजी का स्कोप, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होता है। अब हम जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई होता है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल है, सूक्ष्म जीव शामिल है, ये सभी जो है अपने पर्यावरण के साथ प्रायः अंतःक्रिया करते हैं और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसी को हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। हम बात करेंगे बायोस्फीयर जीवमंडल के बारे में। दोस्तों, यदि हम पृथ्वी को देखें तो यहाँ पर जो है जीव जो है सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जो है जल में भी, थल में भी, हवा में भी, सभी जगह जो है जीव विद्यमान है। जल में पाए जाते हैं उसको हम लोग जलमंडल कहते हैं, थल में जमीन में पाया जाता है तो उसको हम लोग थलमंडल कहते हैं, वायुमंडल में पाया जाता है तो उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और संपूर्ण ये तीनों मंडल को एक साथ हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें हमारा जीव जो है जीवन पाया जाता है। इसी को हम लोग जीवमंडल भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और अगला स्लाइड में, अगला पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्लांट इकोलॉजी को जो है 4 भागों में बांटा गया है और प्लांट इकोलॉजी की किस प्रकार उसका चारों भागों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का अध्ययन जो है आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि हमारे इकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए वेट करिए।